नमस्कार दोस्तों। आज की इस चर्चा के अंदर हम एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करने वाले हैं। 6 जनवरी 2023 को जो पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा पीजीटी के अलग अलग पदों के लिए जो एग्ज़ाम्स पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा करवाया जा रहा है, उसके बारे में उसने जो सिलेबस है वो अपनी साइट के ऊपर अपलोड कर दिया है। आज दिन भर के दिन दिन के आज दिन में भी बहुत सारे दोस्तों के मुझे फ़ोन कॉल्स आ रहे थे, और वे फ़ोन कॉल्स के माध्यम से मुझसे ये पता करना चाह रहे थे कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो सिलेबस अपलोड साइट पे किया गया हुआ है, पहले के मुकाबले काफ़ी ब्रॉड है या काफ़ी विस्तृत है, या इस बार का जो सिलेबस है काफ़ी मुश्किल है। जैसा मतलब जो यूजीसी नेट सेट यूजीसी का जो सिलेबस पैटर्न रहता है, पब्लिक सर्विस कमीशन पैटर्न रहता है सब्जेक्ट का, उसी उसी को जो फॉलो करने का जो काम है वह हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा किया गया है। तो मैंने ये सोचा कि एक वीडियो के माध्यम से इस पे जो एक सार्थक चर्चा आप लोगों के साथ की जाए, जिससे कि हमारे या आपके मन में जिस भी तरह की शंका या प्रश्न आपके मन के अंदर पैदा हो रहा हो, वे सारे खत्म हो या वे सारे शांत हो। ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो सिलेबस अपनी साइट के ऊपर अपलोड किया गया है, आज की इस वीडियो के अंदर हम पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है उसको विस्तार से समझने वाले हैं। और इसमें आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं कि बहुत बड़ा सिलेबस है, पता नहीं इस बार आपका 80 मार्क्स का तो जो आपका सिलेबस रहेगा, मतलब जो आपका सिलेबस है वहाँ से प्रश्न आने की है। और जो 20 मार्क्स है वो आपका बीएड का जो हमारा सिलेबस था उससे प्रश्न पढ़ने की संभावना है। उसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम पीजीटी का जो पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। ये जो पिछले कल मतलब 6 तारीख को 6 जनवरी 2023 को जो अपलोड सिलेबस किया गया है, मेरे पास इसका पूरा प्रिंट मैंने निकाल लिया, और काफ़ी 3-4 घंटे के अंदर के बाद स्टडी करने के बाद जो ये अब सिलेबस मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। ये सिलेबस क्या कह रहा है? सिलेबस फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर रिक्रूटमेंट टू पोस्ट ऑफ लेक्चरर स्कूल न्यू इन पॉलिटिकल साइंस क्लास थर्ड इन द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। दिस पेपर विल बी ऑफ 2 आवर्स। जो ये पेपर है 2 घंटे का रहने वाला है। ड्यूरेशन ऑफ 100 मार्क्स, ठीक है, 100 नंबर का होने वाला है। और 100 ही इसमें प्रश्न रहने वाले, मतलब एक प्रश्न का 1 नंबर। दी ऑब्जेक्टिव टाइप सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट शेल कवर फॉलोइंग टॉपिक्स की जो आपका 100 प्रश्न हमारे रहने वाले हैं, वे इन टॉपिक्स के माध्यम से जो प्रश्न है वे आपके बनेंगे, और पूरा जो सिलेबस है वो कवर किया गया है। पार्ट जो ये 2 पार्ट के अंदर रहने वाला पार्ट, फर्स्ट के अंदर क्या है 80 मार्क्स का जो आपका सब्जेक्ट का है। इसके अंदर जो फर्स्ट हमारा जो यूनिट है वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स मैंने जो अपने यूट्यूब चैनल के अंदर काफ़ी लगभग करवाई थी, 2-3 थिंकर्स बसते हैं उसके अंदर, वो मैं बहुत जल्द अपनी जो वीडियो है इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा। फर्स्ट जो टॉपिक्स वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के अंदर प्लेटो के अंदर हमने विस्तार से समझ लिया। प्लेटो जस्टिस के बारे में क्या कहता था कि प्रत्येक व्यक्ति जब अपना अपना जो कार्य बिना किसी दूसरे के कार्यों के अंदर हस्तक्षेप किए हुए करेगा तो वो क्या जस्टिस है। कम्युनिज्म, जो उसने कम्युनिज्म का जो सिद्धांत दिया कि फिलोसफर जो किंग होगा या जो शासक वर्ग होगा उसकी कोई अपनी ना तो संपत्ति होगी ना उसका परिवार होगा, ये हमने उसके अंदर विस्तार से समझा हुआ। फिलोसफर किंग की जो राज्य के अंदर जो प्राचीन यूनान के अंदर जो छोटी छोटी लड़ाइयाँ चलती रहती थी उसको खत्म करने का एक ही तरीका है कि जो शासक वर्ग हो वो एक दार्शनिक राजा। और फिलोसफर किंग कैसे बनेगा? एजुकेशन के माध्यम से बनेगा। इसलिए जो प्लेटो को आपने पूरा मेरी वीडियो के अंदर अच्छे से हमने उसको डिस्कस किया है। सेकंड है आपका एरिस्टोटल, जिसको हम फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट ये क्या कह रहा है कि एरिस्टोटल क्रिटिक ऑफ प्लेटो। जो एरिस्टोटल ने प्लेटो को इसलिए क्रिटिक किया, जो उनके टीचर भी रहे थे एरिस्टोटल के प्लेटो, कि एक तो उन्होंने जो निगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया था, प्लेटो ने निगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया था और अरस्तु ने आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया था। और जो प्लेटो का जो आइडियल स्टेट का जो कॉन्सेप्ट था, ऐसा राज्य जो इस धरती के ऊपर व्यवहारिकता के अंदर लाना क्या संभव नहीं था, इसके आधार पर उसने उसकी आलोचना की, या उसका जो
कम्युनिज्म का जो सिद्धांत था उसकी उसने क्रिटिसाइज किया। स्लेवरी के दास्ता के बारे में अरस्तु क्या कहता है, अरस्तु के भी जो वीडियो हमने संपूर्ण रूप से समझा कि दास्ता क्या है, दास के लिए भी उपयोगी और मालिक के लिए भी उपयोगी, परंतु साथ में एरिस्टोटल ये भी कहता कि यदि दासों के अंदर रीजन आ जाए या विवेक का उनके अंदर विकास हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में मालिक को दास को भी फ्री कर देना चाहिए। ठीक है। फिर रेवोल्यूशन एंड मेंटेनिंग कॉन्स्टिट्यूशन स्टेबिलिटी। ठीक है। और जब एरिस्टोटल ये कहता कि एक राज्य के अंदर रेवोल्यूशन कैसे आता कि जब या तो शासक के द्वारा इनजस्टिस किया जाता है या संविधान के अंदर किसी तरह का परिवर्तन हो जाता है तो उस समय भी रेवोल्यूशन हो जाता है। स्टेबिलिटी ये कि मध्यम वर्ग का शासन होना चाहिए। ये भी जो वीडियो है हमने एरिस्टोटल के अंदर संपूर्ण रूप से इसको समझा है। मैकियावेली, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर के नाम से हम जाना जाते हैं, जिनकी जो दी प्रिंस जो बुक है काफ़ी महत्वपूर्ण रही है और काफ़ी चर्चित रही है और बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर प्रश्न भी यहाँ से रहे हैं। मैकियावेली ह्यूमनिज्म एंड स्टेट क्राफ्ट की जो मैकियावेली मानव के बारे में क्या, मानव के बारे में उसने क्या, जो मानव सेल्फिश है, वो स्वार्थी है, वो अपना भला करना चाहता है, वो अधिक से अधिक पावर एक्वायर करना चाहता है, इस तरह का वो कहता है। और स्टेट क्राफ्ट की राज्य के बारे में वो क्या कहता था कि राजा के अंदर दोनों गुण होने चाहिए, एक लोमड़ी का भी होना चाहिए और एक शेर का भी होना चाहिए। जो लोमड़ी वो बहुत चालाक होती है और जो शेर है बहुत ताकतवर होता है। इस तरह की जो बात है वो है मैकियावेली करता है। मैकियावेली के बारे के ऊपर भी हमने वीडियो में विस्तार से चर्चा की है। फिर नेक्स्ट हमारा थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स एक कंट्रोलेक्चुअलिस्ट या समझौतावादी विचारक है और समझौता हॉब्स लॉक और रूसो उसके अंदर फर्स्ट थॉमस हॉब्स हॉब्स का बात आती है। ह्यूमन नेचर के बारे में वो ये कहता है कि ह्यूमन नेचर अच्छा नहीं है, उसको भी बैड हुए मानता, बुरा मानता है। स्टेट ऑफ नेचर की जो राज्य जो बनेगा वो राज्य एब्सोल्यूट होगा एक समझौते के माध्यम से, जिसको लिवियांथन हुए के उसकी जो महत्वपूर्ण बुक है। और जो समझौते के अंदर जो राजा है वो शामिल नहीं होगा बल्कि एक तरफा समझौता होगा। ये भी हमने अपनी वीडियो के अंदर जब हमने हॉब्स की बात की थी, थॉमस हॉब्स की, उस समय हमने विस्तार से समझा है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो मैंने कह दिया कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या कहता हुआ कि एक तरफा हुआ, दो तरफा नहीं हुआ है। हॉब्जियन इंडिविजुअलिस्ट, अब हॉब्स को हम कई बार इंडिविजुअलिस्ट या व्यक्तिवादी कहते हैं। व्यक्तिवादी का मतलब है जब वो व्यक्ति कोई इस आधार पे राज्य के खिलाफ रेवोल्यूशन करने की आज्ञा दे रहा कि यदि जो राजा है आपकी लाइफ को सिक्योर नहीं कर पा रहा, आपके जीवन को सुरक्षित नहीं कर पा रहा, तो ऐसी परिस्थिति में जो व्यक्तियों को है वो राजा के खिलाफ या स्टेट के खिलाफ रिवोल्ट करने का अधिकार है राजा के खिलाफ। ठीक है। फिर एब्सोल्यूट उस इंडिविजुअल एंड एब्सोल्यूटिस्ट, एब्सोल्यूट उस सेंस में लिया जाता है जब जो हॉब्स के द्वारा राजा को क्या है असीमित अधिकार दिया जाता है। ठीक है। उसके ऊपर किसी तरह का कंट्रोल नहीं होता है। नेक्स्ट है जॉन लॉक, जिनको हम क्या है उदारवाद के पिता के रूप से भी जानते हैं, जिन्होंने की प्रॉपर्टी राइट्स का नेचुरल राइट्स का सपोर्ट किया था, लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी महत्वपूर्ण। ये भी हमारी बुक वीडियो हमने बना दिया। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, वह दो तरह का सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट से तो समाज बना और दूसरे राज्य बना और राजा भी उसका भाग था, मतलब राज्य भी उसका भाग था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड लॉक एज अ लिबरल फिलोसफर। ठीक है। जो उदारवादी एक चिंतक के रूप में था। फिर रूसो, जिसका जो महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है वो दी जनरल विल है। ये भी हमने अपने वीडियो के अंदर समझा कि प्रत्येक व्यक्ति की दो तरह की होती है, एक जनरल विल, एक रियल विल होती है और एक एक्चुअल विल होती है। ठीक है। जो आपकी एक्चुअल विल है वो अपने आप से होती है, रियल विल ऐसी विल होती है जिससे वह सोशल वेलफेयर करता है, समाज का भला करता है। ठीक है। क्रिटिक ऑफ सिविल सोसाइटी, जो उसने सिविल सोसाइटी को क्या क्रिटिक करने का काम किया, जॉन स्टुअर्ट मिल महत्वपूर्ण दार्शनिक है जिन्होंने लिबर्टी एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के बारे में अपने बाद ये सब्जेक्शन ऑफ वुमेन कि वुमेन की दास्ता के बारे में जो उनके जो विचार है वो महत्वपूर्ण है। और जॉन स्टुअर्ट मिल ही था जिसने पहली बार जो वुमेन लिबर्टी का या क्या है स्पोर्टर रहा है। ठीक है। ये भी हमारी वीडियो के अंदर हमने विस्तार से चर्चा की। जर्मी बेंथम उपयुक्तवादी महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण दार्शनिक है, महत्वपूर्ण विचारक है। एमेनुअल कांट है। एमेनुअल कांट के ऊपर मैं बहुत जल्द अपने इसी यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड कर दूंगा। एमेनुअल कांट का कॉस्मोपॉलिटिनिज्म एंड इनलाइटनमेंट। ठीक है। नेक्स्ट है हिगल, जॉर्ज विलियम फेडरिक हिगल। हिगल के ऊपर हमने विस्तार से चर्चा की वीडियो के अंदर। सिविल सोसाइटी एंड स्टेट, स्टेट के बारे में तो हिगल ये कहता कि स्टेट तो धरती पर ईश्वर का क्या है अवतार है। व्यूज ऑफ इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिवाद के बारे में उसके विचार और फ्रीडम के बारे में उसके विचार कि व्यक्ति ने सिर्फ राज्य के आज्ञा का पालन करना है, वहीं पे उसकी फ्रीडम है। कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स के विचारों को हमने बहुत विस्तार से समझा है। मार्क्सियन एलिनेशन एंड हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म,
हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म की जो वीडियो है, हमने बहुत ही आसान भाषा के अंदर उसको समझने की कोशिश की है। एलिनेशन के अंदर जो कार्ल मार्क्स ये कहता है कि जो प्रत्येक व्यक्ति का है इस उपभोक्तावादी दुनिया के अंदर क्या है, पूंजीवादी दुनिया के अंदर क्या है, उसका अलग अलग स्टेजेस के अंदर या अलग अलग चरण के अंदर उसका एलिनेट होता है या अलगाव होता है। पहले तो उसका प्रकृति से अलगाव हो जाता है क्योंकि वो कंपनी के अंदर रहता है। उसका उत्पाद से अलगाव हो जाता है क्योंकि कंपनी के अंदर हर एक व्यक्ति एक ही काम नहीं करता, अलग अलग काम करते हैं, जिससे कि वह अपनापन महसूस नहीं कर सकता। ठीक है, कईयों तरह से जो एलिनेट का जो बात है वो है कार्ल मार्क्स से। अन्ना हरेंट के बारे में हमने विस्तार से समझा हुआ है। ठीक है, उसकी जो वीडियो है आपने जरूर देखनी है। पॉलिटिकल एक्शन एंड आइडियाज ऑफ सोशल। फिर जॉर्ज हबरमास के बारे में, थ्योरीज ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन एंड पब्लिक स्फेयर, इसके ऊपर मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। जॉन रॉल्स के ऊपर हमने वीडियो डाली हुई है मेरी। थ्योरी ऑफ जस्टिस एंड पॉलिटिकल लिबरलिज्म, ये भी महत्वपूर्ण दार्शनिक। और यहाँ से बुक आती, यहाँ से जो प्रश्न है आज से पहले नेट सेट के अंदर या कॉलेज कैडर के अंदर या पीजीटी का जो पेपर है आज से पहले भी है और अभी आएगी। ठीक है, मिशेल फुको, इसके ऊपर मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। जियोनोलॉजी ऑफ पावर एंड इट्स रिलेशन टू नॉलेज एंड ट्रूथ। ठीक है, सेकंड जो यूनिट है हमारी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर टॉपिक्स तो इसमें बहुत अधिक दिए होते हैं, परंतु ये बहुत ईजी जैसा होता है। यदि आपको अब जो नेक्स्ट मेरी वीडियो की जो सीरीज चलनी है, यदि आपको जिस भी टॉपिक्स के ऊपर जिस भी आप उचित समझे, आपके कमेंट्स, आप अपने कमेंट के अंदर ये मुझे बताइए कि इस टॉपिक्स के ऊपर या इस जो हमारा 10 जो ये पार्ट है इस पार्ट के ऊपर चर्चा होनी चाहिए या वीडियो बनानी चाहिए, उसके ऊपर मैं काम करना फिर शुरू कर दूंगा। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो सिलेबस है उसको डिस्कस करते हुए अप्रोचेज एंड प्रोसेस। ठीक है, जो इसकी अप्रोचेज और प्रोसेस रही है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को स्टडी करने की, एवोल्यूशन। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के जो फादर है उनको भी एरिस्टोटल को ही माना जाता है क्योंकि उन्होंने दी पॉलिटिक्स लिखने से पहले 158 उस समय के जो प्राचीन यूनान के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन थे उसको स्टडी किया था और एक बेहतर एक आइडियल स्टेट क्या हो सकता है उसके बारे में अपना सिद्धांत दिया था। मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ये सारे कंपैरेटिव मेथड्स एंड इट्स लिमिटेशंस, इसकी लिमिटेशंस सीमाएं क्या रही। अप्रोचेज टू द स्टडी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ट्रेडिशनल परंपरागत अप्रोचेज, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल अप्रोच, जिसके अंदर हम क्या कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज को जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, हर देश का हो, यूएसए का हो, चाइना का हो, यूके का हो या इंडिया का हो। ठीक है, चार जो देश है वो है, या स्विट्जरलैंड हो, चार पांच देशों को हमने इसके अंदर स्टडी करना है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अब है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर एक ऐसा ट्रेंड चला कि कुछ समय तक क्या है संस्थाओं का ही अध्ययन किया गया और संस्थाओं के अध्ययन को ही सब कुछ माना गया। ठीक है, फिर मॉडर्न अप्रोच, उसके बाद आधुनिक अप्रोच है जैसे सिस्टम अप्रोच है डेविड ईस्टन की, वो बहुत जल्द मैं उसके ऊपर वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, आपका स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच बहुत ही महत्वपूर्ण है। मार्क्सिस्ट अप्रोच, मार्क्सवाद तो इकोनॉमी के आधार पे किसी भी स्टेट को, किसी भी देश को उनका अध्ययन करने का तरीका रहता है, इसके ऊपर भी वीडियो डाल दूंगा मैं बहुत जल्दी। पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम एंड इट्स टाइपोलॉजी, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम, लिबरल डेमोक्रेटिक, इलेक्टोरल, मेजोरिटेरियन की। आजकल ये जो शब्द है, नया शब्द है डेमोक्रेसी के अंदर, मेजोरिटेरियन। डेमोक्रेसी का मतलब था जहाँ पे बहुमत का शासन था, परंतु इतना ही थी। सरकार बनने का जो काम है एक प्रोसेस तक रहता है कि जब किसी राजनीतिक दल को आम चुनाव के अंदर स्पष्ट बहुमत मिलता है उसके बाद उसकी सरकार बनती है। ठीक है, और वो जो सरकार है एक संविधान के तहत और कानून के तहत क्या अपने काम वो करती है। मेजोरिटेरियन का मतलब होता है जहाँ पे विपक्ष की आवाज़ को दबा दिया जाता है, और ये आज के ज़माने में बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस पर प्रश्न बनने की संभावना डेफिनेटली। मेजोरिटेरियन मतलब जिसके पास बहुमत वो सब कुछ किया जा रहा है, जैसे अपने देश के अंदर भी या देश दुनिया के अंदर डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे उनके द्वारा किया गया। हालांकि अमेरिका के लोग तो वेल एजुकेटेड है। नेक्स्ट, पार्टिसिपेटरी, नॉन डेमोक्रेटिक, ऑथोरिटेरियन। ऑथोरिटेरियन जहाँ स्टेट को बहुत अधिक हम पावर देते हैं। नॉन डेमोक्रेटिक रिजिम्स हमारे पास चाइना है, वियतनाम है, क्यूबा है, बहुत सारे जो अफगानिस्तान के अंदर है, बहुत सारे है उसके अंदर। ऑथोरिटेरियन, टोटलिटेरियनिज्म, वह भी आपका एक हिसाब से जहाँ पे क्या है तानाशाही होती है, अधिकारवाद होता है। मिलिट्री डिक्टेटरशिप, बहुत सारे ऐसे देश है जैसे हमारा पड़ोसी देश ही है आपका अफगानिस्तान के अंदर आपका सैनिक तंत्र है, या पाकिस्तान के अंदर काफ़ी समय तक सैनिक तंत्र रहा, या फिर बांग्लादेश के अंदर, फिर म्यांमार के अंदर जो अभी भी सैनिक तंत्र है। ठीक है,
पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स में ये पॉलिटिकल पार्टी जब जो समान राजनीतिक विचारधारा रखने वाले जो व्यक्ति है वो एकत्रित होकर चुनाव के माध्यम से जो सत्ता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं उसको पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। और प्रेशर ग्रुप्स जब समान हित के जो व्यक्ति एकत्रित होते हैं और अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं, ऐसी परिस्थिति में वो इंटरेस्ट ग्रुप भी बनते हैं और प्रेशर ग्रुप भी बनता है। ये बहुत ईजी जैसे है। आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर मुझे बताइए कि किस के ऊपर मुझे नेक्स्ट वीडियो बनानी है, मैं उसी के ऊपर वीडियो अपनी लगातार अपलोड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट है एवोल्यूशन मीनिंग एंड नेचर ऑफ फंक्शनिंग स्ट्रेटेजीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज की जो फंक्शनिंग करने की स्ट्रेटेजी क्या रहती है, बहुत ईजी है। कंपेरेटिव स्टडी ऑफ स्पोर्ट बेस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स ऑफ यूके, यूनाइटेड किंगडम्स, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड इंडिया। तो इजी जैसे ये जो आपके पॉलिटिकल स्पोर्ट्स की पार्टी की जो बात करें, इंडिया के अंदर तो हमें मल्टी पार्टी सिस्टम है, यूके के अंदर टू पार्टी सिस्टम है, यूएसए के अंदर टू पार्टी सिस्टम है, कंजर्वेटिव पार्टीज और आपकी डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक पार्टी तो आपकी अमेरिका के अंदर, और कंजर्वेटिव पार्टी और आपकी लिबरल पार्टी हुए यूके के अंदर हमें मिलती है। मीनिंग एंड रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप्स, जो कि जो प्रेशर ग्रुप्स का क्या रोल रहता है अपनी मांगों को मनवाना, या अपने जो ग्रुप के उसके लोग उसकी मांगों को क्या है मनवाना, उसका काम रहता है। पॉलिटिकल सिस्टम प्रेशर ग्रुप्स इन इंडिया, प्रेशर भारत के अंदर जो अलग अलग तरह के प्रेशर ग्रुप्स है, किसानों का है, वीमेंस का है, अगड़े का है, पिछड़े का है, दलित का है, ब्राह्मण का, बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स है, उसके ऊपर बात कर लेंगे। ठीक है, पॉलिटिकल प्रोसेस क्या रहता है हमारे देश के अंदर, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कि लोगों का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के अंदर क्या है, इट्स मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस, इसका अर्थ और इसका महत्व क्या है। फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन यूके, यूएसए एंड इंडिया। नेक्स्ट, वोटिंग बिहेवियर एंड इट्स डिटर्मिनेट्स कि वोटिंग जो बिहेवियर है, जो इलेक्शन के दौरान जो चुनाव को किसके द्वारा प्रभावित किया जाता है, उसके लिए क्या क्या कारक रहते हैं। पैटर्न्स ऑफ वोटिंग बिहेवियर इन इंडिया, जो वोटिंग बिहेवियर को स्टडी करने के भारत के अंदर क्या क्या पैटर्न रहते हैं उसके बारे में, इंडिया, यूएस एंड यूके। ये सेकेंड यूनिट था हमारा कंपेरेटिव पॉलिटिक्स। थर्ड जो हमारा यूनिट है थ्योरीज थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंट्रोडक्शन, मीनिंग, नेचर, एवोल्यूशन, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस। दी ग्रेट डिबेट्स महत्वपूर्ण है जी। आइडियलिज्म, जो आपका 1920 के अंदर जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू खत्म हुआ था ना आपका, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो 1914 से 1918 के बीच चला था। ट्रीटी ऑफ 1919 के अंदर एक ट्रीटी हुई थी, मैं सॉरी मैं उसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। 1920 के अंदर जो अमेरिका के उस समय के जो तत्कालीन 1920 के अंदर जो वुड्रो विल्सन के द्वारा क्या है एक 14 सिद्धांत बनाए गए थे, जिसके आधार पर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर क्या है आइडियलिज्म की एक शुरुआत हुई, आदर्शवाद की शुरुआत हुई। उसके बाद कोई युद्ध नहीं होगा, ठीक है। परंतु 1939 के अंदर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है, फिर उसके बाद क्या है जो वुड्रो विल्सन की जो अप्रोच है वो भी खत्म हो जाती है, ठीक है। रियलिज्म, यथार्थवादी, जो मॉर्गन हंस जे मॉर्गन तो 1945 के बाद पॉलिटिक्स एमंग नेशंस 1948 के अंदर उनकी बुक आई थी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको तो हम छोड़ ही नहीं सकते। रियलिज्म, लिबरलिज्म, नॉन न्यू रियलिज्म, न्यू लिबरलिज्म, थ्योरीज ऑफ आइडियलिज्म, assumptions of human behavior, foundation of idealism in international relations, origins of idealism, ठीक है। core principles and forms, critics of school, realism, its variants and components, structural realism, इंडियन ट्रेडिशंस, कौटिल्य, रियल पॉलिटिक्स। कौटिल्य को क्या हम भारत के अंदर पहला क्या है रियलिस्ट थिंकर मानते हैं, ठीक है कौटिल्य को। इससे महत्व प्रश्न पहले पहले भी पूछा गया कि पहला रियलिस्ट जो थिंकर्स हुए कौन था, कौटिल्य उसका, ठीक है। न्यू रियलिज्म, न्यू लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म, द इंग्लिश स्कूल, अल्टरनेटिव अप्रोचेज इन इंटरनेशनल रिलेशंस, क्रिटिकल थ्योरी, कंस्ट्रक्टिविज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, फेमिनिज्म, फेमिनिज्म के ऊपर बहुत जल्द मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। कॉन्सेप्ट, स्टेट पावर, नेशनल इंटरेस्ट, महत्वपूर्ण है जी सारे। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी अलग अलग फॉर्म्स हमारे सामने आज, ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल, ठीक। फोर्थ जो हमारी यूनिट है इंडियन पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस भारत के अंदर, प्रोसेस मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत आसान है। colonial legacy and the contribution of Indian national movement to the making of Indian constitution, constituent assembly, compositions, ideological
मोरिंग्स, कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स, फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेम्बल, फंडामेंटल राइट्स जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन की जो हमारी एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, जिसके अंदर हमारा राष्ट्रपति, आपका सुप्रीम कोर्ट और संसद आती है, ठीक है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यूनियन पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट के लोकसभा राज्यसभा आपको मालूम है, स्ट्रक्चर, रोल एंड फंक्शनिंग, जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू, महत्वपूर्ण है सारे, जुडिशियल एक्टिविज्म, फेडरलिज्म, जहाँ पे फेडरलिज्म दो तरह की शासन प्रणाली होती है, केंद्र के अंदर केंद्र की सरकार होती है, राज्य के विषयों के ऊपर राज्य की सरकार कानून बनाती है। स्ट्रॉन्ग सेंटर फ्रेमवर्क, एसिमेट्रिकल फेडरल प्रोविजंस, आर्टिकल 370 जो अब एब्रोगेट कर दिया गया है 5 अगस्त 2019 को केंद्र की सरकार का। आर्टिकल 371 के द्वारा जो हमारा जो शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन की 5 और 6 है, कुछ एक जो प्रोविजन है स्टेट के लिए की गई, ठीक है। इंटर गवर्नमेंटल बॉडीज, हमारी नीति आयोग है, इंटर स्टेट काउंसिल है, फाइनेंस कमीशन है, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है हमारी, नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड नेशनल कमीशन फॉर एसटी, स्टेचुअरी बॉडीज है हमारी, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। फिर है अप्रोचेज टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस, लीगल इंस्टीट्यूशंस, सोशियोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी, हिस्टोरिकल लेगेसीज, colonial and post-colonial state in India, nationalist immigration, politics of identity, caste and tribe, politics of language and region, gender and politics, movement, agrarian development policy, new economic policy, social and economic implication, state and welfare, मनरेगा, जेनुरम, ये नया टॉपिक है जेनुरम, उसके ऊपर मैं वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, पार्टिसिपेशन, कॉन्टेस्टिंग, रिप्रेजेंटेशन, आइडियोलॉजिकल एंड सोशल बेसिस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, कांग्रेस एंड बीजेपी, आइडियोलॉजी एंड सोशल बेसिस ऑफ द स्टेट पार्टीज एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। फिफ्थ जो हमारी यूनिट है, कंटेम्प्रेरी डिबेट्स इन पॉलिटिकल थ्योरी, ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, मेजर स्कूल, क्लासिकल, लिबरल, मार्क्सिस्ट, एम्पिरिकल, साइंटिफिक एंड कंटेम्प्रेरी, ठीक है। थ्योरी का मतलब होता है जो थिंकर्स होता है वह ये तय करते कि राज्य को कितने शक्ति दी जाए और व्यक्तियों को कितने अधिकार और व्यक्ति को कितनी शक्ति दी जाए, इसके बारे में अपने विचार को परिभाषित करते हैं और एक बेस्ट आइडियल स्टेट क्या हो सकता है, फिर अपने विचार देते हैं, ठीक है। डिबेट अबाउट द डिक्लाइन एंड रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, इसके ऊपर मेरी वीडियो है। हिस्टोरिज्म, मीनिंग डिबेट्स एंड कार्ल पॉपर क्रिटिक्स, पॉजिटिविज्म, अगस्ट काम्टे, आइडियाज, लॉजिकल पॉजिटिविज्म एंड क्रिटिक्स ऑफ पोस्ट पॉजिटिविज्म, लिबर्टेरियनिज्म एंड कम्युनिटेरियनिज्म, मार्क्सिज्म एंड न्यू मार्क्सिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म एंड मल्टीकल्चरिज्म, इन्वायरमेंटलिज्म एंड इकोफेमिनिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, ओरिएंटलिज्म एंड एग्जिस्टेंशलिज्म। सिक्स जो यूनिट है हमारी, इंडिया एंड चेंजिंग वर्ल्ड, बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। वर्ल्ड पावर स्ट्रक्चर, एवोल्यूशन एंड ट्रेंड्स, नेशनल इंटरेस्ट एंड नेशनल पावर, डिप्लोमेसी कॉन्सेप्ट, टाइप्स एंड नेचर, वॉर मीनिंग, नेचर एंड टाइप्स, फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रूट्स, continuity and change principal phases of Indian foreign policy, determinate of policy making, India and non-alignment movement नेम जो 1961 के द्वारा भारत यूगोस्लाविया के जो राष्ट्रपति मार्शल टिटो और बहुत सारे जो बाकी देशों के द्वारा या राष्ट्राध्यक्षों के द्वारा ये पहल की गई कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो पूरी जो दुनिया है दो गुट के अंदर बटी हुई थी, एक अमेरिकी गुट था और दूसरा सोवियत संघ का गुट था। एक पूंजीवादी विचारधारा का समर्थन या उसका नेता था, दूसरा समाजवादी विचारधारा का, और इनके अंदर क्या है एक आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था जिसको कोल्ड वॉर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जिसको हम क्या है कोल्ड वॉर के नाम से जानते हैं।
कंटेम्प्रेरी नेम एंड इट्स कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो नेम का नॉन एलिग्नमेंट मूवमेंट है कि किसी भी गुट के अंदर शामिल नहीं होना, ना तो अमेरिकी गुट के अंदर शामिल होना, ना ही सोवियत संघ के गुट के अंदर शामिल होना, क्योंकि 1945 के बाद या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया के अंदर क्या है, जो एक डीकोलोनाइजेशन का जो दौर शुरू हो गया था, मतलब उपनिवेशवाद खत्म हो गया था। ऐसी परिस्थिति में जो दुनिया के जो कमज़ोर मुल्क हैं, जिनको हम फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड, फोर्थ वर्ल्ड कहते हैं, वो बहुत सारे जो थर्ड वर्ल्ड थे वो फर्स्ट वर्ल्ड या सेकंड वर्ल्ड के, सेकंड वर्ल्ड तो सोवियत संघ को कहते हैं और फर्स्ट वर्ल्ड अमेरिका को कहते हैं। इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड और फोर्थ वर्ल्ड किसे कहते हैं। जो दुनिया के जो विकासशील देश है, डेवलपिंग जो नेशंस थे, वो या तो अमेरिका के गुट में शामिल हो रहे थे या सोवियत संघ के गुट में शामिल हो रहे थे, और उनको आर्थिक रूप से भी मदद मिल रही थी और सैनिक रूप से भी उनको मदद मिल रही थी। ऐसी परिस्थिति में दुनिया के जो अधिकांश जो देश है वे इन्हीं दो गुटों के अंदर शामिल हो गए थे, परंतु भारत ने ये निर्णय लिया कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, एक स्वतंत्र विदेश नीति अपनाएंगे, ठीक है, जिसको नेम कहा था 1961 के अंदर, इसकी बेलग्रेड के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। आज जब 1991 के अंदर सोवियत संघ का विघटन हो गया, जब जो दुनिया बाइपोलरिटी खत्म हो गई, उसके बाद तो पूरी दुनिया यूनिपोलर सिस्टम 1991 में बनी थी, परंतु बहुत सारे जो विचारक, फिर ये डिबेट इसके ऊपर चर्चा तेज हो गई कि जब टू ब्लॉक्स ही नहीं बचे तो अब नेम का भी कोई रेलेवेंस नहीं। परंतु आज के समय में जो नेम का नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, आज भी दुनिया की इसमें 120 देश शामिल है और इसका जो रेलेवेंस बहुत अधिक है, ठीक है, आज के समय के अंदर। इंडिया एंड साउथ एशिया, इंडिया एंड पाकिस्तान रिलेशन, इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया एंड नेपाल, इंडिया एंड द चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर, फॉरेन पॉलिसी एंड चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर, एंड ऑफ बायोपोलरिटी जो 1991 के अंदर हुई थी, ठीक है। यूनिपोलर पोलरिटी एंड एमर्जिंग ट्रेंड्स ऑफ ग्लोबल ऑर्डर, द चेंजिंग इन्वायरमेंट, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1968 के अंदर हुई थी। टेररिज्म एंड आउटर स्पेस, इंडिया हैज़ एन एमर्जिंग पावर, इंडिया एंड द यूएस यूरोपियन यूनियन एंड रशिया, इंडिया रिलेशन विद चाइना एंड साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया एंड द यूएनओ, यूनाइटेड नेशन, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IVRD, इंटरनेशनल बैंक रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, ADB, इंडिया डेवलपमेंट, एशियन डेवलपमेंट बैंक 2017 में बना था। इंडिया हैज़ अ न्यू ग्लोबल इकोनॉमिक पावर, इंडिया वर्ल्ड व्यू इन द पोस्ट कोल्ड वॉर इरा, इंडिया एंड इप्सा, इंडिया बांग्लादेश साउथ अफ्रीका, ठीक है, 2003 के अंदर बना था। एंड ब्रिक्स 2007 के अंदर। आ पॉलिटिकल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, इंडिया एज एन एमर्जिंग पावर, स्ट्रेंथ एंड चैलेंजेस, इंडिया पॉलिसी टूवर्ड्स US एंड चाइना, इंडिया पॉलिसी शिफ्ट फ्रॉम लुक ईस्ट टू द एक्ट ईस्ट, ये भी महत्वपूर्ण है जी, ईस्ट। चेंजिंग काउंटर्स ऑफ इंडिया वेस्ट एशिया पॉलिसी, इंडिया पॉलिसी टूवर्ड्स सेंट्रल एशिया, इंडिया एंड ग्लोबल इशूज, इंडिया न्यूक्लियर पॉलिसी, भारत की जो न्यूक्लियर है उसने, भारत ने 2 बार न्यूक्लियर टेस्ट किया, 1974 के अंदर, 1998 के अंदर। 1974 के अंदर भारत के जो प्राइम मिनिस्टर मैडम इंदिरा गांधी थी, 1998 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी देश के हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। उसके समय जो भारत एक न्यूक्लियर पावर बना था, ठीक है, पॉलिसी बना था, ठीक है, एक न्यूक्लियर पावर बना था। इंडिया पॉलिसी टूवर्ड्स सेंट्रल एशिया एंड ग्लोबल इशूज, इंडिया न्यूक्लियर पॉलिसी, क्विस्ट फॉर एमर्जिंग सिक्योरिटी, इंडिया एंड जियोपॉलिटिक्स ऑफ इंडियन ओशियंस, इंडिया एंड पॉलिटिक्स ऑन क्लाइमेट चेंज, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आज के समय के अंदर मुद्दा, यहाँ से तो प्रश्न आना ही है। इंडिया एंड वाटर डिस्प्यूट, जो भारत के जो डिस्प्यूट, जो बांग्लादेश का हमारा वाटर डिस्प्यूट्स है, वहाँ से प्रश्न बनेगा। ब्रिटेन वुड्स 1944 के अंदर जो बना था जी सिस्टम, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बना था, वर्ल्ड बैंक बना था और WTO बना था, ठीक है। इंडिया एंड द WTO 1991 के बाद उसने 1996 के अंदर उसका जो मेंबर इंडिया बना था। इंडिया एंड पॉलिटिक्स ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। जो 7th यूनिट है ये आपकी इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की है, ये भी महत्वपूर्ण है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कॉन्सेप्ट एंड एवोल्यूशन ट्रेजेक्टरी, theoretical approaches to the study of international organization, classical new realist, functionalist, conflict resolutions, world society approach, and the Marxist
approach. The United Nations formation aims objective structure and major specialized agencies. United Nations and maintenance of international peace and security. Collective security and its alternative. United Nations and sustainable development goals. United Nations and peacekeeping operations नीड एंड रिफॉर्म्स इन द यूनाइटेड नेशंस जो 1945 के अंदर यूनाइटेड नेशंस हमारी बनी थी। इसके ऊपर जो चर्चा है कभी विस्तार से हम करेंगे, जो भारत की जो इसके अंदर क्या भूमिका रही है। इंटरनेशनल जो संगठन से बहुत अंदर, इसके ऊपर जो प्रश्न है वो है। इससे पहले यूजीसी नेट सेट के अंदर, कॉलेज कैडर के अंदर, पीजीटी के पेपर्स के अंदर भी बहुत बार पूछे गए हैं। इसलिए आपने प्लीज़ ये जो टॉपिक्स है बहुत ही आपने क्या है अच्छे से कवरअप इस बार करने होंगे आपको। रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे आपका कॉन्सेप्ट फैक्टर्स ऑफ रीजनलिज्म, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इजी भी है, अभी समझेंगे हम इसको, ठीक है। मेजर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे सार्क है, कब बना था? 1985 के अंदर बना था। रोल एंड मेजर चैलेंजेस, इसका रोल क्या? मेजर चैलेंजेस, यूरोपियन यूनियन 1967 के अंदर बनता हमारा यूरोपियन इंटीग्रेशन, एवोल्यूशन, फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन, कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, प्रेजेंट चैलेंजेस, आसियान, ठीक है जी। हिस्ट्री, फैक्ट्स एंड रेलेवेंस, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो बना था हमारा 2007 के अंदर, रोल, रेलेवेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ सीनो रशियन रिलेशंस, स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया एंड स्पेशल रेफरेंस टू हिमाचल प्रदेश स्टेट पॉलिटिक्स, ठीक है। इजी है और थोड़ा आपने कोशिश तो करनी ही है। कॉन्सेप्ट, नेचर एंड स्कोप ऑफ अप्रोचेज टू द स्टडी ऑफ स्टेट पॉलिटिक्स, मायरन विनर एंड इकबाल नारायण, ठीक है। स्टेट पॉलिटिक्स के ऊपर इनकी बहुत अच्छी पकड़ या रिसर्च रही है, मायरन विनर और इकबाल नारायण की ना। इकबाल नारायण की स्टेट पॉलिटिक्स के ऊपर या इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर मेरे पास एक बुक भी है, इकबाल नारायण की। नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेट पॉलिटिक्स, डेमोक्रेटिक मूवमेंट इन हिमाचल प्रदेश विद स्पेशल रेफरेंस टू प्रजा मॉडल, ठीक है। एमरजेंस ऑफ हिमाचल प्रदेश, पार्ट सी, 1951 के अंदर बना था। फुल प्ले स्टेट आपको मालूम है कि 25 जनवरी 1971 को बनता है। उस समय मैडम इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर होती है देश की। पॉलिटिकल जियोग्राफी, जो इंडिया जो हिमाचल प्रदेश की जो पॉलिटिकल जियोग्राफी है हमारी, ठीक है। ओल्ड हिमाचल एंड न्यू हिमाचल, न्यू हिमाचल कब बना था? 1966 के अंदर बना था, जब पंजाब और हरियाणा बना, ठीक है। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ द हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है वो क्या है? ये आपको काफ़ी मददगार होगा, परंतु प्लीज़ आपने फिर से कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे ये आपने बताना है कि अगली जो मेरी वीडियो की सीरीज रहने वाली किसके ऊपर मुझे बनानी चाहिए, ठीक है। पोस्ट स्टेटहुड पॉलिटिक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, प्रॉब्लम ऑफ रीजनलिज्म, यहाँ पे जो रीजनलिज्म की प्रॉब्लम रहती है, एंड सब रीजनलिज्म, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, वोटिंग बिहेवियर एंड पार्टी सिस्टम इन हिमाचल प्रदेश, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इन हिमाचल प्रदेश विद स्पेशल रेफरेंस कास्ट, ट्राइब एंड जेंडर, पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है, विद स्पेशल रेफरेंस टू हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर एंड टूरिज्म, इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन हिमाचल प्रदेश, ई गवर्नेंस, पावर प्रोजेक्ट जो यहाँ पे माइनिंग एंड इन्वायरमेंट इश्यूज, ग्रास रूट पॉलिटिक्स इन हिमाचल प्रदेश एंड 73rd अमेंडमेंट और 74th जो अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसके तहत पीआरआई बनी, पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस बने, और लोकल अर्बन बॉडी जो बनी जिसको हम एमसी कहते हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं, ठीक है। 8th जो हमारी यूनिट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस इन इंडिया, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एवोल्यूशन, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप, इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन, डिक्टोमी, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हायरार्की, स्पेन ऑफ कंट्रोल, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, चीफ एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंशियल, पार्लियामेंट्री एंड कॉलेगिएट, क्लासिकल एंड ह्यूमन रिलेशंस, theories of public administration, theories of leadership traits, behavior, situational, eclectic, theories of motivational, service recruitment, training, promotion and civil service, neutrality, budget concept, formulation, executive, parliamentary
कंट्रोल ओवर पब्लिक फाइनेंस लेजिस्लेचर कमिटीज एंड सीएजी कंट्रोल ऑडिटर जनरल, ठीक है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है। एवोल्यूशन फीचर्स सिविल सेक्रेटेरिएट मीनिंग फंक्शंस रोल कैबिनेट सेक्रेटेरिएट composition and working ministers of department home affairs finance external affairs and defense role of governor chief minister council of minister in administration administrative structure role and responsibilities of chief secretary secretaries directorates district administration hierarchical importance and changing role of district electoral legal local administrative PRI पंचायती राज institutions municipal bodies relationship between political permanent executive journalist and specialized clean administrative reforms citizens and redressal of their grievances होते हैं शिकायतों का निवारण गुड गवर्नेंस इनिशिएटिव्स इंडियन मॉडल ऑफ ओम्बुड्समैन लोकपाल एंड लोकायुक्ता इम्पैक्ट ऑफ एलपीजी 1991 के अंदर, ठीक है। उस समय देश के प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव और देश के जो फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। रिफॉर्म्स इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट है पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी के अंदर कॉन्सेप्ट नेचर एंड स्कोप रोल ऑफ पब्लिक पॉलिसी इन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट policy making process approaches to the study the public policy rational choice approach incremental model and public choice theory condition for making a public policy internal and external gender issues and public policy governance concept and models e-governance and public administration role of state civil society and individualism accountability and institutional mechanism of control corruption and anti-corruption bodies ombudsman lokpal and lokayukta bureaucracy and governance issues and challenges। अब है मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स। महत्वपूर्ण है, यहाँ से तो प्रश्न आएंगे और इजी भी है, ठीक है, कोई टफ नहीं है। दयानंद सरस्वती के जो विचार है, ठीक है, मोनोथोनिज्म एंड इंडियन नेशनलिज्म। बाल गंगाधर तिलक है। कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज विवेकानंद जी है। नेक्स्ट आइडियाज ऑन नेशनलिज्म फ्रीडम एंड सोशल फिलोसफी अरविंदो घोष नेक्स्ट है। ऑन नेशनलिज्म आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी अरविंदो क्रिटिक्स ऑफ रीजन व्यूज ऑन फ्रीडम की स्वतंत्रता के बारे में उनके क्या विचार थे, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। महात्मा गांधी एंड्स एंड मीन्स, ठीक है, कि साधन और जो साध्य दोनों पवित्र होने चाहिए, दोनों का जो एक दूसरे से लिंक है। रीजन एंड पॉलिटिक्स ट्रस्टीशिप हिंद स्वराज सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल इंटीग्रेशन एंड सर्विस बी.डी. सावरकर साहब इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदुत्व उनका क्या था। जवाहरलाल नेहरू महत्वपूर्ण हमारे देश के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रहे। कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म नेहरू मॉडल ऑफ नेशनलिज्म एंड इंटरनेशनल नेशनलिज्म डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जिनको हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। व्यूज ऑन वर्ना सिस्टम एंड एलिनेशन ऑफ कास्ट 1936 के अंदर लिखी थी। सोशल जस्टिस व्यूज ऑन नेशनलिटी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी भगत सिंह थैंक्स फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन जिन्होंने भगत सिंह को भी अपने सिलेबस के अंदर जगह दी, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ मार्क्सिज्म भगत सिंह के ऊपर मार्क्सवाद का क्या प्रभाव था, ठीक है। आइडियाज ऑन रेवोल्यूशन क्रांति के बारे में उनके विचार। विजन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया की आज़ाद भारत कैसा हुआ, ठीक है। जब भगत सिंह ने एक मीटिंग क्रांतिकारियों की बुलाई थी, भगत सिंह ने उसके अंदर मीटिंग के अंदर भी ये बात रखी थी कि सिर्फ देश की जो मुल्क की आज़ादी हुई हमारा मकसद नहीं है। हमारा जो मकसद है इस देश के अंदर जो सामंतवाद है, इस देश के अंदर जो असमानता है उसका खात्मा करना, उस देश के अंदर जो धर्म के नाम पे जाति के नाम पे लोग लड़ रहे हैं उसका खात्मा करना है। और एक आज़ाद हिंदुस्तान है, ऐसा आज़ाद हिंदुस्तान होगा जहाँ पे धर्म के नाम पे जात के नाम पे लोग नहीं लड़ेंगे, ठीक है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या उसका अधिकार मिलेगा। कॉन्सेप्ट ऑफ एथिज्म की वो है
भगवान के बारे में अविश्वास कहते हैं कि वाई आई एम एथिस्ट, कि मैं ईश्वर के बारे में क्यों अविश्वास करता हूँ। एक किस्सा जो भगत सिंह एक बहुत ही छोटी उम्र के अंदर देश के लिए अपनी जान उन्होंने कुर्बान कर दी थी। जब वो फांसी के फंदे पे टाइम उनको चढ़ाने का था, तो उस समय जो उस जेल के एक जेलर साहब ये कहा कि अब आपने अंतिम समय के अंदर कम से कम भगवान का नाम लेना है, ठीक है। तो भगत सिंह ने उस बात से इनकार कर दिया, ना तो मुझे रब पे यकीन है और ना ही मुझे रब का कोई खौफ है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म, ठीक है, सेकुलरिज्म के बारे में जो उनके क्या विचार रहे थे, ठीक है। जो लास्ट हमारा जो यूनिट है कंपेरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस, ये भी इजी जैसा टॉपिक है, यूजी जैसी इजी जैसी यूनिट है। कॉन्सेप्ट एंड रिसेंट थ्योरीज, पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल स्पेशलाइजेशन, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन एंड पॉलिटिकल डिके, क्लासिकल पॉलिटिकल एलिट थ्योरी, ठीक है जी। थ्योरी कॉन्सेप्ट ऑफ पावर एलिट एंड डेमोक्रेटिक एलिटिज्म, मोस्का है उसके अंदर, फिर है परेटो है, मिशेल्स है, सी राइड मिल्स है या शुम्पिटर है। Theories of political development and modernization, concept of underdevelopment, dependency world system theory, and theory of unequal exchange with special reference to A.G. Frank, जो उनका मॉडल है। A.G. Frank, Wallerstein, समीर अमीन का प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन एंड वेव्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन, सैमुअल पी हंटिंगटन एंड प्रेजेंट डिबेट ऑन डेवलपमेंट एंड democracy, constitutionalism, evolution, concept and characteristics, elements gap between theory practice, state in a comparative perspective, recent theories of state, capitalist state and sociologist state, ग्लोबलाइजेशन एंड दी स्टेट, ठीक है। और जो नेक्स्ट जो हमारी यूनिट है या जो पार्ट 2 है, जो बीएड पोर्शन है हमारा, जो 20 मार्क्स का है, इसके अंदर चार हमारी यूनिट के अंदर है ये। तो चार का मतलब कि 20 मार्क्स का है, हर एक यूनिट से पाँच पाँच जो प्रश्न या पाँच पाँच नंबर का पूछने की पूरी संभावना है, ठीक है। फर्स्ट है जो हमारी फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम, कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ नॉलेज, नॉलेज एक्वायरिंग प्रोसेस, इंडियन नॉलेज सिस्टम, वैदिक एजुकेशन सिस्टम, बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, मीनिंग, नेचर, मोड्स ऑफ एजुकेशन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, अप्रोचेस टू एजुकेशन, philosophical, psychological, sociological and technological basis of education, meaning and needs। फिर है concept of important variables, personality, intelligence, creativity, academic achievement, problem solving ability। नेक्स्ट जो इसकी यूनिट है टीचर एजुकेशन एंड रिलेटेड आस्पेक्ट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचर एजुकेशन, हिस्टोरिकल आस्पेक्ट्स ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया, scope of teacher education, types and levels of education, teacher education programs, teacher and teaching related concept, learner and learning related concept, relations between teaching and learning, learning environment, pillars of learning, challenges in the field of teacher education, discussion and reference to national education policy 2020 also। थर्ड यूनिट है इसका पेडागोगी एंड टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इट्स यूज, ठीक है। मॉडल्स ऑफ टीचिंग, एडवांस ऑर्गेनाइजर कॉन्सेप्ट, अटेनमेंट, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, इंक्वायरी ट्रेनिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग, प्रेपरेशन एंड यूज ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। लास्ट जो इसकी यूनिट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ICT, its meaning and use in teaching learning process, concept of open educational resources, स्वयं है या मॉक है, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। डिजिटल इनिशिएटिव्स इन स्कूल एजुकेशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये जो पूरा का पूरा जो सिलेबस है जो पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा अपनी साइट के ऊपर अपलोड किया है, आपके सामने मैंने इस वीडियो के सामने डिस्कस करने की कोशिश की। और अब आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि जो आप अपनी आगे की जो तैयारी करेंगे इस सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे। और बहुत सारे जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स को या बहुत सारे जो टॉपिक्स को मैंने भी अपनी यूट्यूब चैनल के ऊपर डिस्कस किया, और आगे की जो वीडियो है किस टॉपिक्स के ऊपर मुझे बनानी, किस यूनिट के ऊपर मुझे बनानी है, अपने कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपने सुझाव जरूर दें। और PGT की तैयारी के लिए आप सभी एस्पिरेंट्स को पॉलिटिकल साइंस के जो
एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ऑल दी बेस्ट ऑफ लक। इस यूट्यूब चैनल जो वीरेंद्र एचपीयू के नाम से हमने संचालित किया, हमारा मकसद यही है कि जो प्रत्येक जो पॉलिटिकल साइंस की जो संपूर्ण जो जानकारी है वह हर एक विद्यार्थी तक क्या है फ्री रूप से पहुंचानी, और प्रत्येक पॉलिटिकल साइंस का जो स्टूडेंट है उसकी कॉन्सेप्चुअल अच्छी पकड़ हो, पॉलिटिकल साइंस के अंदर उसकी अच्छी पकड़ हो, ये हमारा इस चैनल का उद्देश्य रहा है। तो थैंक यू सो मच, और आपको फिर से पीजीटी के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।